हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार का आपका पैटर्न लिया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर जो न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न उठा रहा है, आप सभी को इस क्लास में वही न्यू पैटर्न के आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा ताकि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। और यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा तो किसी भी विभाग का एग्ज़ाम हो आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स से प्राप्त कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो पहला प्रश्न, देखो क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे संबंध बताना है जिस प्रकार 85 का संबंध 40 से है, इसी प्रकार 77 का संबंध किससे होगा। यानी यहाँ पे आप सभी को सोचना समझना होगा कि जिस प्रकार 85 से कैलकुलेशन करके 40 लाया है ना, उसी प्रकार 77 से यहाँ हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें, कौन सा लॉजिक लगाएं कि राइट आंसर का पता कर पाएं। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे? तो आप लोग इस प्रकार से सोचना जैसे कि मैं बता रहा हूं, समझना। देखो यहाँ पे सोचो कि 85 से 40 किस प्रकार आया। तो देखो अगर हम इस 85 को 8 और गुने 5 करते हैं, समझना 85 के सभी अंकों को अगर हम गुना करते हैं, 8 गुने 5 करते हैं तो 8 पचे 40। देखो 40 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी हम 85 के दोनों अंकों को हम गुना किए आपस में तो 40 आया। इसी प्रकार इस 77 को दोनों अंकों को जब हम गुना करेंगे तो 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 सते 49। 49 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे जी सर दिख रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए में आप सभी को दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर है। समझ हो ना? तो इसमें किस प्रकार से किया कि दोनों अंकों को गुना कर दिया, संख्या के दोनों अंकों को गुना कर दिया और राइट आंसर हमें निकल कर आ गया। समझो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है इसमें आप सभी को बताना है, अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है। क्या बताना है? अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है। जैसे कि KNQT से जिस प्रकार LORU बना है ना, उसी प्रकार यहाँ पे संबंध बताना है कि ADGJ से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्यूशन करते हो? तो आप लोग जब भी ऐसा अल्फ़ाबेट से संबंध पूछे तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे? अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समझो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? बोलोगे 11 होता है। एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 12 होता है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है और टी का 20 होता है। समझ हो ना? आगे देखना, आगे क्या है? एल का 12 होता है, ओ का कितना होता है? ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है और यू का कितना होता है? तो यू का 21 होता है। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाना जैसे कि मैं बता रहा हूँ। देखो के से एल गया, यानी के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11, एल का 12, 11 से 12 जाएगा तो बोलोगे सर इसमें तो +1 हुआ। एन से ओ गया, यानी एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, ओ का 15, तो 14 से 15 गया तो बोलोगे सर यहाँ भी +1 हुआ। आगे देखो क्यू से आर गया, क्यू का 17, आर का 18, 17 से 18 गया +1 यहाँ भी हुआ। और टी से यू गया, टी का 20, यू का 21, 20 से 21 गया +1 हुआ। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। सभी में +1 +1 +1 जोड़ा है, तो इसमें भी हम सभी में +1 +1 जोड़ेंगे।
तो देखो ए में हम कितना जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे। तो देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, और 1 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 1 और 1 कितना होता है, 2, और 2 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 2 जो होता है वह बी का होता है। समझ रहे हो? इसी प्रकार देखो डी, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो डी का 4 होता है। जब 4 में अगर आप लोग 1 जोड़ोगे तो 4 और 1 कितना होता है, 5, और 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो 5 जो होता है वह ई का होता है, यानी यहाँ पर ई दोगे। समझो ना? आगे देखो जी, जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, जी का होता है 7, और जब 7 में आप लोग 1 जोड़ोगे तो 8 होगा, और 8 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, एच का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एच। आगे समझना जे, जे में क्या जोड़ोगे, +1 जोड़ोगे, तो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10, और 10 में 1 जोड़ोगे 11, और 11 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो वह के का होता है, यानी कि BEH के कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन 3 में दिख रहा है BEH के, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है। राइट आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो 3 नंबर का प्रश्न, और 3 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह शब्द का संबंध बताना है। शब्द वाले संबंध में इस प्रकार से सोचना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, समझो। यहाँ पे क्या है, गंध, यहाँ पे क्या है, फूल। आप सभी को यहाँ पे बताना होगा और सोचना समझना होगा कि यहाँ पे स्वाद है। देखो जिस प्रकार फूल से गंध हुआ है, यानी गंध और फूल में जिस प्रकार रिलेशन होगा, भोजन यहाँ पे किससे रिलेशन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो इस प्रकार से सोचना। देखो आप लोग समझो कि फूल से क्या आता है, गंध आता है। फूल से गंध, देखो कोई फूल से खूबसूरत सुगंध आता है, गंध आता है, कोई दुर्गंध आता है, ऐसे होता है। लेकिन फूल से क्या आता है, तो गंध आता है। यानी फूल का गुण क्या होता है, तो फूल का गुण होता है कि गंध, यानी कि उससे खुशबू प्रकट होना। वही है कि फूल का संबंध किससे है, तो गंध से, यानी फूल का गुण क्या है, तो गंध प्रदान करना। इसी प्रकार स्वाद जो है यह किसका गुण है, तो बोलोगे स्वाद जो है यह भोजन का गुण है। यानी भोजन का गुण क्या है, तो स्वाद प्रकट करना है, और फूल का गुण क्या है, तो गंध प्रकट करना। तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आया, भोजन। यानी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो भोजन होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो समझना सभी स्टूडेंट, देखो आप सभी को कह रहा है ना कि इतना जो शब्द दिया है ना, अल्फ़ाबेट दिया है ना, इसी का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन वाले अक्षर बनाया जा सकता है, जो आप सभी को बताना होगा। समझो, तो देखो समझना यहाँ पे। देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, इसमें ओ है, यहाँ भी ओ है, पी है, यहाँ भी पी है, आई की बात करें यहाँ भी आई है, एन की बात करें तो एन यहाँ भी है, एक आई और की बात करें तो एक आई और है, ओ की बात करें तो एक ओ यहाँ पे और है, और एक एन की बात करें तो एक एन यहाँ पे और है। यानी ऑप्शन नंबर ए तो लागू हो रहा है, यानी इससे ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। अब देखो जब हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो देखो ऑप्शन नंबर जब हम 2 की बात करते हैं, यहाँ पे एक एन, तो एक एन यहाँ पे देखो है, आगे देखो ए भी है, फिर देखो टी है, टी कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी टी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। आगे देखो ओ है, इसमें ओ भी है, पी देखो पी है, ई की बात करें तो ई देखो इसमें कहीं नहीं है, यानी ये नहीं है। ओ पी ई, ओ देखो इसमें है, पी है, ई देखो ओ पी है, ओ भी है, पी है, आई है,
यू देखो कहीं नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। यानी इसमें हमें वही करा है ना कि उस शब्द को चुनिए जो अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, जो कि इतना अक्षर का प्रयोग करके ही बनाया जा सकता है। तो ओनली वन ऑप्शन ए है जो इतना ही ऑप्शन से बनाया जा सकता है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना सभी स्टूडेंट। कह रहा है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वां स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखो सभी स्टूडेंट समझने की कोशिश करना। इस प्रश्न में कह रहा है ना उस पंक्ति में कितनी लड़कियां, यानी कुल संख्या, नंबर ऑफ गर्ल की बात कर रहा है, यानी कुल लड़कियों की संख्या बात कर रहा है। तो देखो अगर जब भी कुल संख्या पूछे, यानी कुल लड़का या कुल लड़की या कुल कोई भी हो, कुल संख्या पूछे ऐसे वाले, तो आप लोग एक ट्रिक अप्लाई करना, या लेफ्ट और राइट। देखो दाएं प्लस बाएं, यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट प्लस राइट, समझो, और एक मिनट, लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं को जोड़ना है और उसमें एक घटाना है। अगर दाएं बाएं करके रहा तो, अगर ऊपर और नीचे करके रहा तो अप प्लस डाउन और -1। जैसे बोलेगा ऊपर से इतनी लड़कियां हैं, नीचे से इतनी है, तो अप प्लस डाउन -1 करना, या फिर कहेगा दाएं से इतनी है, बाएं से इतनी है, तो कुल संख्या तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 करना। समझो? तो देखो इसमें क्या करा है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर, दोनों छोरों से आप लोग लेफ्ट राइट मान लो या फिर ऊपर नीचे मान लो, तो दोनों छोरों से कितनी है? 11वें स्थान पर, यानी 11 इधर से है और 11 इधर से, तो 11 प्लस 11, तो कह रहा है उस पंक्ति में कुल संख्या, कुल पूछ रहा है तो इसमें एक घटा दो। तो देखो 11 प्लस 11 करोगे तो 22 आएगा और 22 में एक घटाओगे यानी 21, यानी ओवरऑल इस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या की बात करें तो 21 है। कितनी है? 21 है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए यहाँ तक? तो आप लोग को जब भी कुल काउंट करने बोले, कुल स्टूडेंट, कुल लड़कियाँ, कुल गर्ल, समझ हो, तो इस प्रकार से करोगे लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1 या फिर अप प्लस डाउन -1, इस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। समझ हो ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो समझना देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? देखो कर रहा है ना आपसे विषय कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्ह का प्रतिस्थापित करके गणित चिन्हों का सही क्रम समूह बताइए। देखो आप सभी को यहाँ बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करके इसका मान राइट आंसर प्राप्त कर पाओ। तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो? तो देखो इस प्रकार से करना। यहाँ पे कितना है? 24 है। चलो हम ऑप्शन ए से चलते हैं। 24 बराबर, पहले में बराबर देना है, फिर कितना है? 34 है, फिर क्या है? भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? घटाओ, तो घटाओ दो 5 होगा, और फिर क्या है? जोड़ है, तो जोड़ दो और 12। अब इसका आप लोग क्या कर डालो? तो कैलकुलेशन कर डालो। समझना यहाँ पे कितना है? 24 बराबर, देखो 34 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा? 17, 17 प्राप्त हुआ, फिर -5 और प्लस 12। अब देखो यहाँ पे क्या करो, तो 17 प्लस 12 को जोड़ो तो कितना आएगा? 7 और 2 9 होगा, और 1 1 2 होगा, 29 हो गया। और 29 में जब आप 5 घटाओगे तो 29 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 24। अब देखो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24 बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही लागू हो गया। यानी जब हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ रखेंगे तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी दोनों इक्वल आ गया। यानी आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए आया, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो
8 नंबर का प्रश्न समझियो सभी विद्यार्थी। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है आप सभी को। और यहाँ पे सोचना समझना होगा कि यहाँ जो वाट है ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन का आप लोग प्रयोग करोगे ताकि राइट आंसर का पता हो सके। तो कैसे सोचोगे, कौन सा लॉजिक लगाओगे, तो मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे करियो, समझो। यहाँ पे क्या है, 24 है, 24 है, 4 है, 12 है, और यहाँ पे 25 है, 20 है, 9 है, 5 है। इसी प्रकार 50, 10, 30, और यहाँ पे हमें राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो, अगर हम बात करें कि इस 24 और प्लस 24 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को हम जब जोड़ते हैं तो 24 प्लस 24 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो बोलोगे सर 4 4 8 और 2 2 4, यानी 24 प्लस 24 जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 48 प्राप्त हो गया। समझो। अब देखो, अगर हम तीसरी संख्या और गुने चौथी संख्या करते हैं तो देखो, अगर हम 12 गुने 4 करते हैं तो 12 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। देखो 48 आ गया, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। तो बोलोगे जी सर हो गया, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़े और तीसरी संख्या और चौथी संख्या को गुना किए, दोनों बराबर आ गया। अब यही लॉजिक और यही मेथड हमें इसमें अप्लाई करना है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हम करेंगे तो देखो 20, 25 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 2 2 4, 45 आ गया। और इक्वल होना चाहिए तीसरी संख्या और गुने चौथी संख्या। तो तीसरी संख्या गुने चौथी संख्या करो, 9 गुने 5 करोगे तो 9 पचे 45, यानी 45 यहाँ पे आ गया ना। अब देखो दोनों इक्वल हो गया, तो बोलोगे जी सर हो गया। अब यही लॉजिक हमें इसमें लागू करना है। क्या करना है, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या करना है, यानी 50 और प्लस 10 करना है। तो 50 प्लस 10 कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। आगे समझना। अब यहाँ पे क्या करना है, तीसरी संख्या और गुने चौथी संख्या करना है। अब देखो, आप लोग 3 में क्या गुना करो कि 60 आ जाए, तो बोलोगे सर 3 में अगर हम क्या गुना करोगे, तो बोलोगे अगर हम 20 गुना कर दें, यानी कि यहाँ पर हम 20 रखें, तो देखो 20 और गुने 30 करोगे, 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो बोलोगे जी सर आ जाएगा। यानी भाट के जगह हमें कितना रखना है, तो भाट के जगह हमें 20 रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रखना है, जो कि हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना और सोचना यहाँ पे कि कौन सा लॉजिक लगा रखा है। तो देखो, करा प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर दिया गया है और अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। समझना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना और सोचना कि जिस प्रकार 3, 9 और 7 का आपस में कैलकुलेशन करके इतना लाया, 5, 4, 8 को कैलकुलेशन करके इतना लाया, उसी प्रकार इसका हम कैलकुलेशन करके क्या लाएंगे, जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 3, 9 और 7 आपस में क्या करके लाया, तो 3, 7, 9 लाया। देखो 3 है, गुने है, 9 है, गुने है, 7 है, और बराबर 3, 7, 9 लिखा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है ना, समझना। जो पहली संख्या है ना उसको पहले में लिखा, समझना, और जो दूसरी संख्या उसको अंतिम में लिखा, और जो अंतिम संख्या उसको दूसरे में लिखा। तो इसी प्रकार से इसमें देखो, किस में देखना है कि इसी प्रकार से इसमें कहीं लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो ऐसे लॉजिक हम इसमें लगा के राइट आंसर पता करेंगे। तो देखो पहले जो 3 है ना
उसको पहले में लिखा, तो पहले जो 5 है ना उसको पहले में लिखा, तो बोलोगे जी सर लिख दिया। देखो दूसरे जो 9 जो दूसरे में है ना उसको अंतिम में लिखा, देखो 4 दूसरे में है उसको अंतिम में लिख दिया, तो बोलोगे जी सर लिख दिया। और जो अंत में था उसको दूसरे में लिखा, यानी अंत में जो 8 था उसको दूसरे में लिख दिया 8, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार हम यही लॉजिक हम इसमें भी लागू करेंगे, राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो समझना, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग सोचोगे, जैसे देखो यहाँ पे पहले 1 है तो उसको क्या करेगा, पहले लिखेगा, 1 जो है उसको पहले लिखेगा। आगे देखो उसके बाद 2, देखो दूसरे दूसरे में क्या है 2, तो दूसरे वाले को देखो किस में लिख दिया, तो अंतिम में लिख दिया, तो दूसरे वाले को अंतिम में लिखो। और जो तीसरे वाले है उसको दूसरे में लिख दो, यानी 3 यहाँ 132। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 132? 132। बोलोगे सर ऑप्शन 2 में दिख रहा है 132, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो देखो 10 नंबर का प्रश्न, सभी विद्यार्थी समझना क्या कर रहा है। देखो कह रहा है उस आकृति को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी उस आकृति को बताना है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है ना, 4 ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन का चयन करना है जो 3 एक समान है और एक सबसे अलग है। वही तो करा है, जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी 3 एक समान है एक अलग है, उसी को चयन करना है। तो आप लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि यहाँ पे देखो अगर हम बात करें इस त्रिभुज को और इस गोला को, तो त्रिभुज और गोला के अंदर में जो डिफरेंस है ना, देखो 1 घर 2 घर 3 घर खाली है। देखो यहाँ भी त्रिभुज और गोला में देखो 1 घर 2 घर 3 घर खाली है। यहाँ भी देखो त्रिभुज और गोला में कितना घर खाली है, 3 घर खाली है। लेकिन जब हम इस ऑप्शन की बात करें, इस त्रिभुज और गोला के बीच करें, तो 2 ही घर खाली है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही सबसे अलग है, यही सबसे हट के है, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो ना? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न 11 नंबर का, और इसमें क्या कर रहा है समझना सभी स्टूडेंट। कर रहा है इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि हम उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर हम पूरब कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखो, इधर हम पूरब कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग समझना, कर रहा है एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। देखो अगर मीना यहाँ है तो कर रहा है सूरज की ओर सुबह में सूरज की ओर चलना शुरू किया, यानी सुबह में सूरज किस तरफ उगता है, तो पूरब की ओर, यानी पूरब इधर है, तो मीना किस तरफ चलेगी, पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर दे। समझो कुछ दूरी चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, यहाँ तक चली कुछ दूरी, उसके बाद बाईं ओर मुड़ी, यानी इधर चली बाईं ओर मुड़ी। आगे देखो और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ तक चल गई, तो फिर वह बाईं ओर मुड़ी, यानी यहाँ तक, यहाँ इधर बाईं ओर मुड़ी। आगे देखो बाईं ओर मुड़ी और कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर से वह बाईं ओर मुड़ी। जब वह यहाँ पहुंची तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी, तो किधर आएगी, इधर की ओर आएगी, यानी बाईं ओर मुड़ी इधर आई। अब क्या कर रहा है प्रश्न, अब आप लोग प्रश्न पे समझना, कर रहा है अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। तो देखो वह किस दिशा में जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, और नीचे की ओर मुंह किए हुई है। तो कौन सा नीचे की ओर हम क्या बताएं, तो नीचे की ओर हम क्या कहते हैं, दक्षिण की दिशा कहते हैं। यानी अब वह दक्षिण दिशा में जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही है, उसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। जो राइट आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर 3। समझ हो ना? यहाँ तक आपका राइट आंसर हो निकल कर आया क्या, ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो
12 नंबर का प्रश्न क्या है, 12 नंबर का प्रश्न है ना। और यहाँ पे आप सभी से कर रहा है जो कि है नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। और जब नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए ना तो कैसे सॉल्यूशन करोगे समझना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इसमें आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, 10 है, 100 है, 200, 310, आगे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। समझ हो ना, तो कैसे सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। अब आप लोग सोचो कि 10 से 100 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें +90 किया। क्या किया, +90 किया। आगे देखो 100 से 200 गया तो बोलोगे सर इसमें तो +100 किया। क्या किया, +100 किया। आगे देखो 200 से 310 गया तो बोलोगे सर इसमें तो 110 क्या क्या किया, तो 110 जोड़ा। यानी कि पहले 90 जोड़ा, फिर 100 जोड़ा, फिर 110 जोड़ा। तो जब इसी प्रकार आगे वाले निकालेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 120 जोड़ेंगे। अब देखो 310 में जब 120 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो बोलोगे सर 0 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 3 1 4 हो गया, यानी 430 हो गया। और 430 जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 430, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 13 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे करा ना कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, यानी सही क्रम बताएगा। और सही क्रम वाले में हम क्या बताए थे आप सभी को, कि सबसे अंतिम यानी नीचे से स्टार्ट करना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल यानी हाईएस्ट पॉइंट पर कौन होगा, जो आप सभी को बताना है, यानी बढ़ते क्रम में बताना है। समझ रहे हो, सही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते, देखो किस प्रकार से यहाँ पे सोचोगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगी, तो सबसे पहले बच्ची होगी, यानी बी होगी। बच्ची होगी, बच्ची होने के बाद वह क्या होगी, तो वह किशोरी होगी, यानी ए, यानी किशोरी अवस्था में आएगी। देखो सबसे पहले वह बच्ची अवस्था में थी, बच्ची अवस्था से वृद्धि हुई, विकास हुई, तो वह किस अवस्था में आई, किशोरी अवस्था में आई। किशोरी अवस्था से जब वह उसका विकास होगी तो वह किस अवस्था में आएगी, तो वह फिर आएगी नारी अवस्था में, यानी सी। यानी इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर का चयन कर पाओगे। किस प्रकार से, तो सबसे पहले वह बच्ची थी, बच्ची से जब वह विकसित हुई तो किशोरी अवस्था में आई, किशोरी अवस्था से जब विकसित हुई तो वह नारी अवस्था में आई। यानी BAC कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो BAC बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए हो, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो यह एज वाले जितना भी छोटे छोटे प्रश्न होता है ना, वह रीजनिंग में दे देता है। वैसे आप लोग बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि कुछ कुछ एग्जाम में जो छोटा छोटा जो होता है ना, जैसे एवरेज का हो गया या फिर एज का हो गया, परसेंटेज का छोटा छोटा जो प्रश्न होता है ना, 1 2 लाइन में सोल्व होने वाला, वह रीजनिंग का सेशन में डाल देता है। तो ऐसे आप लोग किस प्रकार से सोल्यूशन करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ समझना। देखो क्या करा है ना, कि राजन आयु में अपने पिता से 20 बरस छोटा है। 5 बरस पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखो आप लोग बहुत तरीका से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप सभी को पता ही होगा मैथ में किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। लेकिन मैं मेथड 1 से आप लोग को अप्लाई करता हूँ, यानी कि मेथड 1 कहने का मतलब आप लोग को बेसिक से बता रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट आप लोग समझ सको। तो देखो करा है ना, राजन आयु में अपने पिता से 20 बरस छोटा है। समझना, अगर हम राजन का आयु x मान लें तो उसका पिता का आयु क्या होगा, तो x + 20 होगा।
समझना, सभी विद्यार्थी गौर से समझना। देखो कह रहा है राजन अपने पिता से 20 बरस छोटा है, यानी अगर पिता उसका 20 बरस ज़्यादा है यानी x + 20 है, तो राजन अपने पिता से 20 बरस छोटा है यानी x होगा। जब उसका पिता x + 20 है तो राजन x होगा, तभी तो 20 बरस छोटा होगा। समझो ना। अब देखो समझना, राजन क्या है x बरस है और उसके पिता कितना है, उसके पिता 20 बरस, राजन x बरस अगर मान लिए तो उसके पिता कितना होगा, तो x + 20 होगा, तभी तो वह राजन पिता से 20 बरस छोटा होगा। आगे पढ़ो। कह रहा है 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व यानी 5 बरस पहले, तो 5 बरस जब पूर्व होगा यानी कि इसमें भी 5 बरस घटेगा और इसमें भी 5 बरस घटेगा। पूर्व कर रहा है तो पूर्व क्या होगा, यानी पहले, यानी 5 बरस घट जाएगा। 5 बरस पूर्व अपने उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। देखो 5 बरस पहले जो थे उसके पिता राजन से 3 बरस क्या थे, बड़े थे, यानी राजन से 3 बरस बड़े थे, यानी राजन में 3 से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे तभी तो दोनों बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि राजन के पिता राजन से 3 बरस बड़े थे, यानी 3 गुना हो जाएगा। किस में, तो राजन में होगा, ना कि उसके फादर में, क्योंकि अगर जब उसके फादर में 3 बरस और गुना कर दोगे तो यह तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए दोनों को इक्वल जान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो राजन में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे करा उसके पिता की वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर डालो, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करो तो 3x होगा -5 या 15 होगा बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, x + 20 - 5, यानी x + 20 में 5 घटाओगे कितना आएगा, 15। अब देखो यहाँ पे 3x, यहाँ पे x, तो 3x में एक x घटेगा तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2x आ गया, और ये 15 इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, यानी 30 हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर यहाँ 2 गुना में भाग में जाएगा, यानी 15। x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब प्रश्न करा है ना, उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो देखो उसके पिता की वर्तमान आयु कितना था, x + 20, यानी x का मान कितना है, 15 है। एक मिनट, x का मान देखो कितना है, 15 है, और यहाँ पे प्लस क्या है, 20 है, तो 15 + 20 करोगे तो कितना आएगा, 5 और 2 1 3, यानी 35 बरस। यानी उसके पिता की वर्तमान आयु की बात करें तो 35 बरस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है ना यहाँ पे आप सभी से कि विषम की पहचान करें। यहाँ पे विषम की पहचान करना है और बताना है इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है ना सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है, वही ऑप्शन को आप सभी को बताना है। तो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप सभी को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, जो राइट आंसर है। सभी विद्यार्थी कमेंट में ज़रूर बताना, और जो अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे और आप लोग क्लास टाइम पर ले सको। समझे हो ना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।